नमस्कार दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला और खेला जाने वाला स्पोर्ट्स कौन सा है? आपका जो भी आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला प्लस खेला जाने वाला स्पोर्ट्स क्रिकेट नहीं, फुटबॉल है। आप सभी को थोड़ा शॉक लगा होगा, बट हाँ, बस इंडिया में ही क्रिकेट हम लोग को दिखता है ज़्यादा पॉपुलर, बट इन वर्ल्ड फुटबॉल इज़ वेरी मच पॉपुलर दैन क्रिकेट। दुनिया में हर कॉन्टिनेंट में फुटबॉल खेला जाता है, चाहे फिर वो नॉर्थ अमेरिका हो या फिर साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका। वहीं क्रिकेट एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर खेला जाता है। आप इस क्वेश्चन का आंसर गेस करके भी दे सकते थे, क्योंकि देखिए, जब भी फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है तो उसमें ग्रुप स्टेजेस में 32 टीम्स होते हैं। वहीं क्रिकेट का जब भी वर्ल्ड कप होता है तो उसमें हार्डली 16, अभी तो उससे भी कम टीम्स होते हैं ग्रुप स्टेज में। तो इस तरह से पता चलता है कि दुनिया में जो फुटबॉल है वो ज़्यादा पॉपुलर है, प्लस उसका व्यूअरशिप भी एज़ कम्पेयर टू क्रिकेट ज़्यादा है। तो दुनिया में जो भी ये फुटबॉल के मैचेस होते हैं उसको रेगुलेट करता है फीफा। फीफा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। वहीं एशिया में जो भी फुटबॉल के मैचेस होते हैं या फिर कोई भी एशिया कप से रिलेटेड टूर्नामेंट होता है उसको मैनेज करता है एएफसी। एएफसी का फुल फॉर्म है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। वहीं अपने भारत में, इंडिया में जो भी फुटबॉल से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या फिर जो भी फुटबॉल से रिलेटेड इंटर स्टेट मैचेस या फिर डूरेंट कप ये सब है, वो मैनेज करता है एआईएफएफ। एआईएफएफ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो अभी हाल ही में फीफा ने एआईएफएफ को बैन कर दिया है, और इस बैन का कारण है एआईएफएफ के फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल। तो देखिए, प्रफुल्ल पटेल एक पॉलिटिशियन है जो कि एनसीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। एनसीपी पार्टी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये शरद पवार का पार्टी और ये स्पेशली महाराष्ट्र वाले रीजन को डोमिनेट करता है। तो प्रफुल्ल पटेल एआईएफएफ में 2009 से प्रेसिडेंट थे और उन्होंने 12 साल तक एआईएफएफ के प्रेसिडेंट के पोजीशन को होल्ड करके रखा। और 2020 के दिसंबर में एआईएफएफ में एक नया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला था, लेकिन ड्यू टू कोविड वो इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए गए और अभी साल 2022 चल रहा है और अभी तक एआईएफएफ में कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं हुआ। तो बहुत सारे पिटिशनर ने कोर्ट में जाकर ये पिटीशन डाला कि प्रफुल्ल पटेल इलीगली एआईएफएफ का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को होल्ड करें, मतलब इलेक्शन होने नहीं दे रहे हैं और इस कारण से वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मैटर को देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि प्रफुल्ल पटेल पिछले 3 टर्म्स से प्रेसिडेंट बने हुए थे और वो 12 साल से एआईएफएफ के प्रेसिडेंट थे। तो अभी आप सोचेंगे ये 3 टर्म्स क्या है, तो अभी इसको क्लियर करता हूँ। तो देखिए, इंडिया में स्पोर्ट्स को रेगुलेट करने के लिए एक स्पोर्ट्स कोड लाया गया था साल 2011 के करीब, और उस स्पोर्ट्स कोड में ये कहा गया था कोई भी पर्सन ऐसा प्रेसिडेंट या फिर ऐसा मेंबर मैक्सिमम 3 टर्म्स का पीरियड कंप्लीट कर सकता है कोई भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी वो बॉडी जो किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को पूरे कंट्री में रेगुलेट करता है, जैसे कि इस केस में फुटबॉल को रेगुलेट करता है एआईएफएफ। तो प्रफुल्ल पटेल ने जो उनका 3 टर्म्स का लिमिट था उसको एक्सीड कर गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे देखा कि प्रफुल्ल पटेल ने 3 टर्म्स का लिमिट एक्सीड कर गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने तब प्रफुल्ल पटेल को ये कहा कि आप एआईएफएफ में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट करवाइए और नए प्रेसिडेंट को पावर दीजिए। लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने सुप्रीम कोर्ट के जो भी ये गाइडलाइंस थे उनको नज़रअंदाज किया और उसको नहीं माना, और इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल को एआईएफएफ के प्रेसिडेंट से डायरेक्टली बर्खास्त कर दिया, मतलब उनको प्रेसिडेंट के जो पोजीशन था उसे निकाल दिया। और उसके जगह पे सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर सेटअप किया। कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो सीओए, ये अभी एआईएफएफ के जो भी अफेयर्स है उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि एआईएफएफ में अभी कोई प्रेसिडेंट नहीं, तो सीओए अभी टॉप मोस्ट बॉडी है एआईएफएफ में। मतलब पहले जो भी काम प्रेसिडेंट किया करते थे अभी वो सारे चीज़ सीओए करेंगे जब तक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता। और ये जो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश किया, इसमें फॉर्मर जज एआर डवे हैं, फिर फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर एसवाई कुरैशी हैं और फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन भास्कर गांगुली है। और इस कमेटी को बेसिकली हेड कर रहे हैं फॉर्मर जज एआर डवे। तो सीओए का काम अभी यह है कि एआईएफएफ में एक नया प्रेसिडेंट का इलेक्शन जल्द से जल्द किया जाए, प्लस एआईएफएफ को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया जाए जिसमें सारे लोगों का जो पावर है वो सबको मेंशन किया जाए, प्लस इंडिया में जो टॉप टियर फुटबॉल कंपटीशन है उसको लेकर भी थोड़े मतभेद है तो उसको भी क्लियर किया जाए। तो देखिए, जो ये सीओए है ये बेसिकली एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये डायरेक्टली एआईएफएफ के द्वारा चुने गए तो लोग नहीं, इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे भेजा है एक कमेटी बनाकर। तो ये बेसिकली एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है वो, और जो फीफा का रूल है वो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के सख्त खिलाफ है। लेकिन फीफा ने इस मैटर को देखा और इसको थोड़ा समझते हुए फीफा ने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया था इंडिया को जुलाई मंथ की तरफ कि आप अपना जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो जल्द से जल्द करवा लीजिए और जो सीओए है इसको एआईएफएफ से हटाइए। तो तब तक सुप्रीम कोर्ट, एआईएफएफ और जो फीफा का अंडरस्टैंडिंग था वो सही था। लेकिन यहाँ पर जो एआईएफएफ के फॉर्मर प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने अपना जो ग्रीड है पावर को लेकर प्लस एआईएफएफ के प्रेसिडेंशियल पोजीशन को लेकर वो उन्होंने साफ साफ दिखला दिया। उन्होंने डायरेक्टली फीफा काउंसिल को एक लेटर लिखा और उस लेटर में ये कहा कि एआईएफएफ को बैन कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि एआईएफएफ में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो रहा है, यानी सीओए का इंटरवेंशन हो रहा है, प्लस जो भी इलेक्शन यहाँ पे कंडक्ट किए जा रहे हैं वो उतना ज़्यादा फेयर नहीं है। तो फीफा ने प्रफुल्ल पटेल की इस लेटर को देखकर सडनली एआईएफएफ को बैन कर दिया। और ये जो बैन है ये बहुत ज़्यादा सडन है, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट और फीफा के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग हो गया था कि कुछ टाइम के बाद इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन जो टाइम सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया था उस टाइम तक एआईएफएफ में इलेक्शन नहीं हो पाए,
क्योंकि इसमें भी प्रफुल्ल पटेल का हाथ है। प्रफुल्ल पटेल ने बेसिकली जो उनके सपोर्टेड कैंडिडेट्स थे उन लोगों को इलेक्शन में खड़ा करने की कोशिश किया था और इस कारण से इलेक्शन बहुत ज़्यादा डिले हुआ थे। प्लस वो AIFF के प्रेसिडेंशियल पोजीशन में पहले थे, तो वो वहाँ पर अपना जो भी पावर है, अपना जो लिंक है, उसका भी यूज़ कर रहे थे कि इस इलेक्शन को डिले किया जाए। और जैसे ये इलेक्शन डिले हुआ वैसे ही प्रफुल्ल पटेल ने वो जो लेटर था वो फीफा को भेज दिया। और एक और फैक्ट के लिए ये बता दूँ कि प्रफुल्ल पटेल फीफा काउंसिल के मेंबर है, मतलब फीफा का एक काउंसिल है, वहाँ पे हर कंट्री का एक एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। तो इंडिया की तरफ से जो फीफा काउंसिल का मेंबर है वो प्रफुल्ल पटेल है। और AIFF के बैन होने से इंडियन फुटबॉलर्स एक तरह से हेल्पलेस फील कर रहे हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो ये COA है यानी कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने क्या कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, प्लस इलेक्शन का क्या पॉलिसी बनाया था AIFF के लिए। तो COA ने जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया उसमें ये कहा गया है कि AIFF की जो भी 35 स्टेट्स है, यानी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों को मिलाकर, तो हर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से 2-2 पर्सन आएंगे जनरल बॉडी में, और इन 2-2 पर्सन में से एक पर्सन एमिनेंट फुटबॉल प्लेयर रहना चाहिए। तो ये COA का प्रस्ताव है। लेकिन जो स्टेट एसोसिएशंस है उनका ये कहना है कि नहीं, एमिनेंट फुटबॉल प्लेयर को जनरल बॉडी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। फीफा और AFC का इस ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर ये कहना है कि मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन जो पुराने प्लेयर्स को दिया जाना चाहिए वो 25% का रहना चाहिए। प्लस ये जो 25% प्लेयर रिप्रेजेंट करेंगे वो एग्जीक्यूटिव कमेटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, और वो भी को-ऑप्टेड मेंबर की तरह से। को-ऑप्टेड मेंबर मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर है वो लोग ये निर्णय लेंगे कि कौन से पुराने प्लेयर्स इस एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर होंगे। मतलब यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है वही चुनेंगे कि कौन से पुराने फुटबॉल प्लेयर्स को इस कमेटी का मेंबर होना चाहिए। और जो ये फॉर्मर प्लेयर्स है इनका रिप्रेजेंटेशन 25% होना चाहिए। वहीं COA के ड्राफ्ट में कहा गया था कि ये फॉर्मर प्लेयर का रिप्रेजेंटेशन 50% होना चाहिए। प्लस फीफा ने ये कहा कि अगर आप 50% का रिप्रेजेंटेशन फॉर्मर प्लेयर्स को देंगे कमेटी में तो ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, ये इंडियन फुटबॉल को फ्यूचर में जाके इम्पैक्ट कर सकता है। प्लस फीफा का ये भी कहना था कि आप AIFF के जो पुराने एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उन लोगों को आप अंडरमाइन कर रहे हैं अगर आप 50% रिप्रेजेंटेशन दे देंगे फॉर्मर प्लेयर्स को। तो इलेक्शन राइट को लेकर फीफा और AFC का ये सुझाव था COA को। हालांकि ये सुझाव COA ने एक तरह से मान ही लिया है अभी 25% रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मर प्लेयर्स का। फीफा और AFC का ये कहना है कि AIFF का जैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन हो वो कॉन्स्टिट्यूशन AIFF का अपना होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि AIFF ने कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसको किसी कोर्ट से जाकर रैटिफाई करवाया। रैटिफाई का मतलब है कि किसी कोर्ट में जाकर आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाएंगे और कोर्ट बोलेगा हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन सही है, अब आप इसको लागू करिए। तो फीफा और AFC इसके खिलाफ है। तो वो चाहते हैं कि AIFF अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाए, प्लस इसको किसी से रैटिफाई करवाने का ज़रूरत भी ना हो, मतलब डायरेक्टली वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को इनकॉर्पोरेट कर ले। COA ने जो ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें इलेक्शन के अलावा जो आई लीग है उसके बारे में भी कहा गया है कि आई लीग को वापस से इंडिया का टॉप टियर फुटबॉल कंपटीशन घोषित कर देना चाहिए। तो देखिए, टॉप टियर फुटबॉल कंपटीशन मतलब हर कंट्री का अपना अपना एक लीग होता है। तो इंडिया के पास अभी 2 लीग हो गए हैं, एक है ISL और दूसरा है आई लीग। आई लीग बेसिकली AIFF द्वारा संचालित किया जाता है, मतलब इसको डायरेक्टली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन चलाता है, ऑर्गेनाइज करता है। वहीं जो ISL है उसको ऑर्गेनाइज करता है FSDL यानी फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड। और ये जो FSDL है वो एक तरह से रिलायंस का पार्ट है, मतलब तो जो ये ISL है वो बेसिकली एक प्राइवेट ग्रुप द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाने वाला लीग है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो देखिए, जो IPL है उसको BCCI रेगुलेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, और जो भी उसका प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू होता है, वो BCCI अपने पास रखता है। लेकिन ISL में वैसा नहीं। ISL को रिलायंस ऑर्गेनाइज करता है एक तरह से, और जो भी उसके प्रॉफिट होते हैं उसके कुछ परसेंट AIFF को देता है। तो ये बेसिकली AIFF का अपना कोई लीग नहीं है। पहले जैसे देखिए, क्रिकेट में चैंपियंस लीग होता था। चैंपियंस लीग में क्या होता था? चैंपियंस लीग में होता ये था कि अलग अलग कंट्रीज़ के जो भी लीग होते हैं उसके जो टॉप टीम्स होते हैं वो एक साथ आके कॉम्पीट करते थे। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश होता था, इंडिया में IPL, फिर इधर बांग्लादेश प्रीमियर लीग। वैसे अलग अलग कंट्रीज़ के लीग्स के जो टॉप टीम होते थे वो चैंपियंस लीग में कॉम्पीट करते थे। उसी तरह से AFC का भी अपना एक चैंपियंस लीग होता है। और AFC का जो ये चैंपियंस लीग का होता है उसमें अब कंफ्यूजन होने लगा कि इसमें ISL के जो टॉप टीम्स है उसको इनकॉर्पोरेट करे या फिर आई लीग के जो टॉप टीम्स है उनको इनकॉर्पोरेट करे। जून 2019 से पहले तक AFC चैंपियंस लीग में बेसिकली आई लीग के जो टीम होते थे टॉप टीम, उन लोगों को वो लोग बुलाते थे। लेकिन जून 2019 की तरफ में ये एक प्रपोजल पेश किया गया AIFF के द्वारा कि जो ISL है उसको AFC चैंपियंस लीग के लिए डायरेक्ट क्वालिफायर स्लॉट मिल जाना चाहिए। मतलब अब जो टीम ISL में टॉप करेगा वो जाएगा AFC चैंपियंस लीग में, ना कि आई लीग का टीम। तो इससे आई लीग के जो भी क्लब्स थे वो बहुत ज़्यादा नाखुश हुए, प्लस उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। लेकिन तब AIFF ने एक प्रपोजल ये दिया कि आई लीग में जो टीम टॉप करेगा वो ISL के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। फिर ISL में वो टीम अगर टॉप करता है तो वो टीम वापस AFC कप के लिए खेल सकता है। तो ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा। तो देखिए, ISL का जो टीम होगा टॉप 4 टीम्स वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे AFC चैंपियंस लीग के लिए। वहीं अगर किसी आई लीग की टीम को ISL में खेलना है तो उसको कुछ सिक्योरिटी अमाउंट ISL को देना होगा, प्लस वहाँ पे अपना जो क्लब से रिलेटेड कुछ भी मनी होता है वो सब उन लोगों को देना होगा, जो कि थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आई लीग। उसके बाद वो टीम डायरेक्टली ISL का पार्ट हो सकता है, या फिर वो टीम आई लीग जीतेगा या फिर आई लीग में रनर अप रहेगा तो उन लोगों को डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगा ISL के नेक्स्ट सीजन के लिए, सिर्फ नेक्स्ट सीजन के लिए। अगर उस नेक्स्ट सीजन में वो लोग कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते तो वो लोग वापस से आई लीग में चल जाएंगे। तो ये एक तरह से सुझाव दिया गया था, और ये सुझाव बेसिकली इंप्लीमेंट भी होने लग गया था। इसी कारण से बहुत सारे जो आई लीग के टीम है जैसे कि बेंगलुरु FC या फिर
ईस्ट बंगाल एफसी, फिर मोहन बगान, ये लोग सब आई लीग की टीम है। तो ये लोग भी अभी आईएसएल में आने लगे क्योंकि इन्होंने कुछ सिक्योरिटी अमाउंट का डिपॉजिट आईएसएल को दे दिया था। तो आईएसएल ने इन लोगों को ऐसा क्लब अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया और ये लोग अभी आईएसएल की तरफ से खेलते हैं। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो जो आईएसएल की टीम्स है उन लोग के वहाँ पर रेवेन्यू ज़्यादा आता है, लेकिन वहाँ पे प्लेयर्स का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं। प्लेयर्स का जो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी है, प्लेयर्स में जो ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, वो आई लीग में होता है। लेकिन आई लीग में व्यूअरशिप नहीं है, तो आई लीग में ज़्यादा पैसे नहीं आते। इस कारण से एआईएफएफ ने आईएसएल को टॉप टियर लीग घोषित कर दिया था। लेकिन अभी नए कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि वापस से आई लीग इंडिया का टॉप टियर लीग घोषित हो जाएगा और अभी जो टीम आई लीग को जीतेगा वो लोग डायरेक्टली एएफसी चैंपियंस लीग खेलने के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। लेकिन ये अभी ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन चांस अभी है कि रिलायंस पैसे देकर जो ये मैटर है उसको अपने तरफ कर सकता है, क्योंकि जो भी बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस होते हैं उनका जो लास्ट वेपन होता है वो यही होता है कि फाइनेंशियल एड इतना दे दो कि जो सामने वाला है वो खुद ब खुद पीछे हट जाए। तो इसके बाद आता है कि जो ये बैन इंडियन फुटबॉल पे लगा है इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। तो इस बैन के कारण से इंडिया में अक्टूबर महीने में होने वाले जो वुमेंस वर्ल्ड कप अंडर 17 है वो कैंसल्ड हो सकते हैं, क्योंकि फीफा का ये सख्त कहना है कि जो भी कंट्री को वो बैन करते हैं वहाँ पे फीफा अपना कोई भी टूर्नामेंट या फिर कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं करवाएगा। तो अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप जो फीफा करवाने वाला था इंडिया में अक्टूबर मंथ में वो होगा कि नहीं। अगर वो वर्ल्ड कप यहाँ पे नहीं होता तो वो इंडियन फुटबॉल के लिए तो एक धक्का होगा, लेकिन इंडिया का जो इकोनॉमी है उसको भी एक बहुत ज़्यादा चोट लग सकता है, क्योंकि इंडिया ने जो भी स्टेडियम है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर इसलिए इन्वेस्ट किया था ताकि जो भी टूरिस्ट मैच देखने के लिए दूसरे कंट्री से इंडिया आएंगे वो लोग बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर ये वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं होता तो वो लोग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे और जो इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया था अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, स्टेडियम्स के ऊपर, वो ज़ाया हो सकता है। हालांकि जो आने वाले प्लेयर्स होंगे फ्यूचर में उनको एक अच्छा स्टेडियम, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला रहेगा अगर मेंटेनेंस अच्छे से होता है तो इस बैन का एक और इफेक्ट ये होगा कि कोई भी इंटरनेशनल टीम इंडिया के साथ कोई भी मैचेस नहीं खेलेंगे, ना ही इंडिया में ना ही बाहर में। तो इससे जो इंडियन टीम है वो एक तरह से आइसोलेट हो जाएंगे और उन लोगों को जो प्रॉपर एक्सपोजर है वो नहीं मिलेगा और वो लोग एक तरह से अपने कंट्री तक ही सीमित हो जाएंगे। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि इंडियन प्लेयर्स किसी और कंट्री के क्लब मैचेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हालांकि बहुत कम इंडियन प्लेयर्स है जो कि किसी क्लब मैचेस में खेलते हैं, लेकिन इस बैन के कारण से अब वो लोग भी नहीं खेल पाएंगे और इससे उन लोगों को फाइनेंशियली तो लॉस होगा ही, प्लस उन लोगों का जो स्किल्स था, उन लोगों को जो एक्सपोजर मिल रहा था उसमें भी उन लोगों को लॉस होगा, क्योंकि वो किसी और कंट्री के क्लब के साथ खेल नहीं पाएंगे, किसी और कंट्री के जो प्लेयर्स है, कोचेज है, उनसे इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे। और जो चौथा रीज़न है और जो कि सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि एआईएफएफ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को फीफा के द्वारा कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो देखिए, जो भी छोटे छोटे कंट्री के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन लोगों को बेसिकली चलाए रखने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जैसे कि आईसीसी जो कि क्रिकेट को रेगुलेट करता है पूरे वर्ल्ड में, वो फाइनेंशियल हेल्प देता है बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, श्रीलंका को, ताकि वहाँ की कंट्री में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्रॉपर प्लेयर्स को सैलरी ये सब मिल सके और वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सके, अपने वहाँ पे टैलेंट को नर्चर कर सके। तो जो ये फाइनेंशियल सपोर्ट है वो बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट होता है वीक और पुअर कंट्रीज़ के लिए। तो अगर फीफा इस तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट एआईएफएफ को नहीं देता है तो एआईएफएफ को बहुत ज़्यादा लॉस होगा और इस कारण से वो अपने प्लेयर्स के ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर किट्स, ये सब के ऊपर स्पेंड नहीं कर पाएंगे और इस तरह से इंडियन फुटबॉल में बेसिकली एक जनरेशन का गैप आ जाएगा। तो जो भी ये सब बैन है वो सब बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं, लेकिन ये सब बैन 6 महीने में हट सकते हैं। तो होप करते हैं कि 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर ये बैन हट जाए और वापस से इंडियन फुटबॉल टीम ग्राउंड में उतरे खेल जीतने के लिए। और कुछ अचीवमेंट्स आपको बता देता हूँ इंडियन फुटबॉल टीम के। इंडियन फुटबॉल टीम ने इस साल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया है और इंडियन टीम ने अपने ग्रुप में टॉप किया था एशियन कप के लिए क्वालिफिकेशन में। उन्होंने अपने ग्रुप के सारे मैचेस एक तरफा जीते थे। प्लस अंडर 20 इंडियंस मेन फुटबॉल टीम ने इस साल सैफ कप को डिफेंड किया। सैफ कप को डिफेंड किया था बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश के साथ इंडिया का फाइनल मैच था, उसमें इंडिया ने 2-1 से जीत हासिल किया था और इसी के साथ सैफ कप जो 2020 में जीते थे उसको इंडिया ने डिफेंड करके रखा था। और अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप इस साल 2022 में इंडिया में होने वाले थे, तो इससे जो वुमेंस फुटबॉल प्लेयर्स थे उन लोगों को एक एक्सपोजर मिलता इंटरनेशनल इवेंट का। लेकिन अभी इस बैन के कारण से ये वर्ल्ड कप में इंडिया शायद पार्टिसिपेट नहीं भी कर सकता है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट दैट इंडिया पार्टिसिपेट इन दैट वर्ल्ड कप। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ और होप करता हूँ कि फीफा के द्वारा जो एआईएफएफ पे बैन है वो जल्द से जल्द हट जाए और इंडिया वापस से मैच जीतने के लिए उतरे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सब इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करिए। इंडियन फुटबॉल के जो भी मैचेस हैं उन लोगों को आप स्टेडियम में जाके देखिए अगर आपके आसपास में होता है तो, क्योंकि क्रिकेट में जैसे व्यूअरशिप ज़्यादा है तो उन लोगों को रेवेन्यू भी अच्छा खासा मिल जाता है, तो वहीं फुटबॉल में व्यूअरशिप कम है, इसीलिए उन लोगों को रेवेन्यू नहीं मिलता और वो लोगों को फीफा के पास जाना पड़ता है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। तो ये हम लोग का एक तरह से ड्यूटी है कि हम लोग एआईएफएफ को सपोर्ट करें, हम लोग इंडियन फुटबॉल के मैचेस देखने जाएं। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। धन्यवाद।